अगर योगी सरकार न होती उत्तर प्रदेश में तो लोग भूखे मर गए होते। अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे, वो भी एनडीए में शामिल हो गए, उनको भी माफ कर दिया है। कम से कम नरक में तो जगह बनाएं, स्वर्ग में जगह न बनाएं तो नरक में जरूर जगह बनाएं। क्या वाकई में मायावती जी बीजेपी की बी टीम है? कैसे आप कह सकते हैं बी टीम में? बहन जी तुम्हारी पार्टी में इसलिए नहीं आऊंगा, आपके यहाँ फांसी होती है। इस तरह के बयान होते हैं कहीं ना कहीं मुसलमानों के मन में या तो डर पैदा कर देते हैं। ये धर्मशाला नहीं है, हिंदुस्तान धर्मशाला है और कोई आए और कोई आगे खा के चला जाए। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज बचे हुए हैं। ये इंडिया ही चाहेंगे, हिंदुस्तान नहीं चाहेंगे। जब तक राहुल रहेंगे तब तक बीजेपी 100% बनी रहेगी। शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम अभी तक यूपी पुलिस के हाथ नहीं आए। हमारे यहाँ थ्री फादर कह दिया तो कितनी गाली हो जाएगी। आपने कहा कि अडानी की जांच कराएंगे, तो वो जांच कहाँ तक पहुंची मंत्री जी, वो बताएं। इनकी सबकी इंक्वायरी होने वाली है। ये सब लोग लगभग इसमें जेल में जाने वाले हैं। ये पहले वार्ता होगी नहीं और अब साहब के लिए वो ले आए, बिल ले आए। कमाल की बात है साहब। जब चोर के भाई लुटेरे हो जाते हैं, 24 दल जब इकट्ठे हुए हैं, उन्हें अपनी कहनी है। यूपी में बीजेपी के कद्दावर नेता रघुराज सिंह, ये इतने कद्दावर है कि यूपी के शीर्ष नेतृत्व यानी कि सीएम योगी से इनके खास संबंध है। केंद्र में आ जाए तो केंद्र में कई मंत्रियों से इनके खास संबंध हैं। उनके कई मंत्रियों के, केंद्रीय मंत्रियों के रघुराज जी खास माने जाते हैं। तो और दूसरी बात इससे इतर कि अपने बेबाक बयानों के लिए रघुराज जी बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। तो रघुराज जी, आपका स्वागत है एबीपी लाइव पर। धन्यवाद जी। तो सबसे पहला सवाल, आज का ये इंटरव्यू बड़ा ताबड़तोड़ होने वाला है जी। लगभग हर बात पर ही खुलकर जी। रघुराज जी अपनी बात रखेंगे। और सबसे पहला सवाल जो कि इन दिनों चर्चाओं में चल रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। जी। इंडिया इंडिया इंडिया, इंडिया वर्सेस एनडीए, इंडिया वर्सेस बीजेपी, इंडिया वर्सेस मोदी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इसमें यूपी का अहम रोल होने वाला है। आप यूपी से आते हैं, राज्य मंत्री, श्रम विभाग जैसा बड़ा मंत्रालय आपके पास है। जी। तो अगर यूपी में समीकरण बिगड़े तो पूरे देश में बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। इसको आप कैसे देख सकते हैं? क्या बिगड़ सकते हैं समीकरण? देखिए अखिल जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि समीकरण कदापि नहीं बिगड़ेंगे। क्योंकि देखिए कोरोना काल में अगर योगी सरकार न होती उत्तर प्रदेश में तो लोग भूखे मर गए होते। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है, लिखित में 23.5 करोड़ है, लेकिन वैसे 25 करोड़ आबादी है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके विचारों के आधार कार्ड ही नहीं बन पाते और न वो बनवाना चाहते, उनकी इच्छा भी नहीं रहती है। यूपी जो है वर्ल्ड का छठा कंट्री है पॉपुलेशन की दृष्टि से, क्षेत्रफल कम हो सकता है, तो इसलिए 80 सीट हम जीतने वाले हैं। इसलिए जीतने वाले हैं, आदरणीय योगी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीता है। देखिए मैं बताऊं, मेरे विभाग में 2,65,000 कन्याओं को विवाह किया है। आदरणीय योगी जी ने कहा है जो गरीब की कन्या वो मेरी कन्या है, और 65,000 मुस्लिम कन्याओं का विवाह किया है। इसलिए कोट कर रहा हूं मैं आपके माध्यम से कि 65,000 मुस्लिम कन्याओं को विवाह किया है। हमको वोट नहीं मिला, जितना हमको अपेक्षा थी उतना वोट नहीं मिला है, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो हमको फिर वोट देंगे। क्योंकि हमने ना तो हिंदू मुसलमान कराया है, ना हमने कहीं लड़ने दिया है, ना हमने लड़वाया है। पहली सरकारें सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलके हिंदू मुसलमान कराते थे, हिंदुओं का वोट पाते थे। अभी भी कल परसों राहुल गांधी जी का आप वक्तव्य सुन लेंगे तो कह देंगे मुसलमान और शेड्यूल कास्ट को मिला के हमको अगर वोट दे दें तो हम देश में स्थापित हो जाएंगे। यानी बाकी कौम कहां जाएं? ये आपस में मतभेद कराना, मनभेद कराना, ये इन दलों का राज रहा है। क्योंकि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज रह गए। रघुराज जी, एक सवाल ये है कि हिंदुस्तान की बात आप बार बार बोल रहे हो, लेकिन अब विपक्षी दलों ने ही अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है जी। तो उसको आप कैसे देखते हो कि आपके दल के मतलब सरकार पक्ष के लोग भी इंडिया नाम पर आपत्ति जता रहे हैं? यहाँ तक कि सुनने में ये भी आया था कि नीतीश जी भी जो है वो इंडिया नाम से दुखी थे। देखिए मैंने क्या कहा, पहले ही कह दिया था, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज बचे हुए हैं। ये इंडिया ही चाहेंगे, हिंदुस्तान नहीं चाहेंगे। हिंदुस्तान ने विश्व में, हमने जीरो हमने दी, गणित हमने दिया। और देखिए विश्व के सर्जन हमारे देश में थे। शिव भगवान ने जब गणेश जी को हथनी का सिर लगाया तो सबसे पहले विश्व के सर्जन वो थे। विश्व की व्यवस्था हमने, बाकी तो आप इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जापान चले जाओ, तो वहां पर कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। देयर इज नो कल्चर, वहां कोई कल्चर नहीं है। 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ उस लड़की के साथ, 2.5 साल का हुआ उस औरत के साथ, और उससे एक बच्चे, जैसे अभी आपके बराक ओबामा जी ने कहा आई हैव ए 3 फादर,
हमारे यहाँ थ्री फादर कह दिया तो कितनी गाली हो जाएगी। अखिल जी बताइए ना, हमारे यहाँ ये कह देंगे मेरे 3 बाप हैं तो गाली नहीं हो गई, गाली हो। वो अपनी किताब में लिखा उन्होंने, मैंने उनकी किताब पढ़ी है, वो कहे आई हैव ए 3 फादर। ठीक है, ये तो हुई धार्मिक बात, और इस पे जितनी बहस की जाए उतनी कम है रघुराज जी, तो इसमें हम ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहेंगे। हम अपनी सियासत पे ही वापस आ जाते हैं। हम सियासत से कहीं भटक कर धर्म में चले गए। सियासत में राहुल गांधी जी, जो अभी मुझे लगता है बीजेपी नहीं पूरे एनडीए के रडार पर राहुल गांधी है। बीजेपी शायद ही इतना आक्रामक पहले कभी दिखी हो राहुल गांधी पे जी। और ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया है कि पिछले 1 साल में 2 साल में उनकी छवि में काफी सुधार हुआ है, जमीनी नेता के तौर पर वो उभर रहे। तो क्या 2024 में राहुल गांधी खतरा है बीजेपी के लिए, या बीजेपी से वो सामना कर पाएंगे, या बीजेपी उनका सामना कर पाएंगी? गुलाम मोहम्मद आज़ाद जो हैं कश्मीर के बड़े नेता हैं, आप लोग भी जानते होंगे अच्छी तरह से, और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। गुलाम नबी आज़ाद बहुत कदावर नेता हैं हिंदुस्तान के, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। मेरी 1-2 बारी भेंट हुई है। अभी कल परसों उन्होंने इंडिया टीवी में कहा कि जब तक राहुल रहेंगे तब तक बीजेपी 100% बनी रहेगी। ये उनका दावा है। और मेरा दावा क्या है, देश के पप्पू राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के पप्पू अखिलेश, दोनों ही हमारे लिए पप्पू हैं। ये दोनों पप्पू 1000 वर्ष जिए, हमारा 1000 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन चलेगा, और ना उनकी छवि बढ़ेगी और ना घटेगी, वो पप्पू बने रहेंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं उनको साधुवाद और आशीर्वाद, क्योंकि मैं उनसे आयु में बड़ा हूं, दोनों को देना चाहता हूं कि ये 1000 वर्ष तक जिए, हमारी पार्टी 1000 वर्ष तक ऐसे ही शासन करेगी। जब रघुराज जी कई चर्चा हो गई, धार्मिक पे भी आ गए, पॉलिटिकल पे हम फिर से वापस आते हैं। संसद सत्र की बात करते हैं। संसद सत्र में जमकर हंगामा हो रहा है, हर बार की तरह इस बार भी हो रहा है। आप सांसद संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इसको लेकर अगर हम यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी संजय सिंह के पक्ष में अब उतर आई है। अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया है, राम गोपाल यादव जी का भी बयान आया है। इस संजय सिंह के सस्पेंशन को आप कैसे देखते हैं? और जो हर बार हर सत्र में संसद में इस तरीके से विपक्षी दलों का हंगामा होता है, जिस वजह से बार बार जो कार्रवाई होती है वो बाधित होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चोर के भाई लुटेरे, जब चोर के भाई लुटेरे हो जाते हैं, 24 दल जब इकट्ठे हुए हैं, उन्हें अपनी कहनी है। उनको न देश की सुननी, न देश के लिए कुछ उनको कोई अच्छा मार्गदर्शन करना। उन्हें केवल मोदी हटाओ अभियान है उनका, केवल मोदी हटाओ अभियान। न कोई बयान देना चाहते, न किसी के बयान को सुनना चाहते। आदरणीय केजरीवाल जी ये कहते थे, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, और वो सब काम उल्टे किए उन्होंने। 3 बंगलाओं का 1 बंगला किया, आप लोगों ने छापाए जी। 3 बंगला का 1 बंगला, यानी प्रधानमंत्री से बड़ा बंगला मुख्यमंत्री ने दिल्ली जैसे शहर में बनाया। दिल्ली छोटा सा 100 किलोमीटर के दायरे का है, उसमें 3 बंगलाओं के 1 बंगला जबरदस्ती कराया। उन्होंने 56 करोड़ सरकारी खर्च किए, 150 करोड़ रुपए उन्होंने प्राइवेट ठेकेदारों से खर्च कराए। सरकारी संपत्ति में प्राइवेट ठेकेदारों से खर्च नहीं कराना चाहिए। मैं लेबर विभाग का मिनिस्टर हूं, मैं आपको बताऊं, उन्होंने 33 करोड़ रुपया सेस का, जो गरीब मजदूरों के लिए खर्च होना चाहिए, उन्होंने 33 करोड़ रुपया खर्च कर दिया अपनी एड में, दिल्ली की एड में। फिर सुप्रीम कोर्ट में लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग पास की कि पूरे भारत का जो सेस का पैसा है केवल लेबर के लिए खर्च होगा। 33 करोड़ में सूद के उन्हें वापस करना पड़ा। दूसरी बात, आदरणीय अरुण जेटली जी अब तो ऊपर हैं, अच्छे स्थान पे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया था, उन्होंने वहां लिखित माफी मांगी, तो उन्होंने 1000 बार माफी मांगी। झूठ बोलने की आदत है। मैं तो ये कह रहा हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कम से कम नरक में तो जगह बनाएं, स्वर्ग में जगह न बनाएं तो नरक में जरूर जगह बनाएं, कि नरक भी ठीक ठाक मिल जाए उनको। क्योंकि इतना झूठ मैंने ऐसा राजनीतिक आदमी देखा नहीं जो मतलब झूठ का ही पुलंदा हो, हर चीज में झूठ, और आज जो बोल देते हैं कल नहीं बोलते। जैसे कि मुझे एक सज्जन ने बताया, मैं उनसे मिलने गया तो बोले ये शर्ट, उन्होंने बहुत महंगी शर्ट पहन रखी थी 20-25 हज़ार की, तो उन्होंने कहा ये तो शर्ट बड़ी महंगी है, तो बोले ये तो फलाने उसकी है, कोई ब्रांड था कि 20-25 हज़ार की ब्रांड, तो वो फटाफट गए, फिर वो 250 रुपये वाली शर्ट पहन के आए। दिखावा, बेईमानी,
लूटपाट। देखिए उन्होंने ये जो शराब घोटाला जो हुआ, उनका डिप्टी सीएम, ऐसे व्यक्ति को तो अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। जिनकी सारी कैबिनेट जेल में पड़ी हुई है, उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, न उनको समाज में रहने का अधिकार है, उनको तो संन्यास ले लेना चाहिए। क्योंकि लोकशाही में लोगों का पैसा खाना इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता, जिसका आज आदरणीय लालू जी भोग रहे हैं कि नहीं। कितने वर्षों से किडनी फेल होगी, सब भोगना है। जो बाकी बचा कुछ है ऊपर जाके भोगना है, हर व्यक्ति को भोगना है। इसलिए आदरणीय मोदी जी और योगी जी जो काम कर रहे हैं, देश के और प्रदेश का जो काम कर रहे हैं, विश्व में सराहना हो रही है। इनके काम की विश्व में कहाँ सराहना हुई, इनके काम की विश्व में कहीं इनको कहीं अचीवमेंट मिला, कहीं कोई अवार्ड मिला। आदरणीय मोदी जी को 22 देशों ने प्रथम नागरिक का अवार्ड दिया है, तो इनको क्यों नहीं मिल रहा। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं इन लोगों से, क्योंकि ये महाबेईमान है। एक तो बेईमान होता है, ये महाबेईमान है, और ये तो दारू को भी हजम कर जाएंगे, ये तो दिल्ली को भी हजम कर जाएंगे। और इनको झूठा ये बांटना, रेवड़ी बांटनी, झूठी रेवड़ी बांट के केवल लोगों को बरगला देना। आज देखिए यमुना जी का जल स्तर बढ़ रहा है, कोई व्यवस्था है इनके पास। अब वो डाल देंगे केंद्र के ऊपर। अरे भैया, शासन तुम कर रहे हो, प्रशासन तुम चला रहे हो, नंबर 2 का पैसा तुम कमा रहे हो, खा रहे हो तुम हो, और तुम जो बेईमानी कर रहे हो तो जनता के लिए हित का काम नहीं करोगे तो क्या होगा। ठीक है, संसद पे क्योंकि सवाल पूछा सर जी। लेकिन एक और सवाल संसद पर ही चर्चा में बना हुआ है जी। 267 और 176। विपक्ष चाहता है 267 के तहत चर्चा की जाए और चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाए, लेकिन सरकार जो है अड़ी हुई है 176 पर कि चर्चा की जाए, लेकिन वोटिंग के लिए वो सरकार आगे नहीं आ रही है। तो क्या ये डर है कि वोटिंग में कहीं ना कहीं सरकार को समर्थन पूरा नहीं मिल पाएगा? ये क्यों है? क्योंकि आज सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये भी है कि अब विपक्ष जो है इसी बात पर, इसी को मुद्दा बनाकर अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है। देखिए, विपक्ष के पास अगर इतना मसौदा होता तो कब से अविश्वास प्रस्ताव ले आते। हमने धारा 370 खत्म की कश्मीर में, तब भी ला सकते थे। हमने राम जन्मभूमि का वो किया, तब भी वो ला सकते थे। तो वो तो सब कुछ कर सकते थे, उन पर है ही नहीं, बहुमत नहीं है, उन्हें तो दिखावा करना है। हम कह रहे हैं पहले चर्चा तो करो भाई। हमारी और आपकी गलती, जैसे आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं, मेरी गलती मुझे बताओ, मैं आपकी गलती बताऊं, तो ये तो ठीक है। डिबेट का अर्थ तो यही है कि मेरी गलती मुझे बताएं, उनकी गलती उन्हें बताएं। तब तक डिबेट नहीं होगी, तब तक चर्चा नहीं होगी वहां पर संसद में, तो कैसे ले आएंगे आप बताइए। अंधे हैं, कैसे ले आए? पहले अविश्वास प्रस्ताव ले आए, पहले वार्ता होगी नहीं और अविश्वास प्रस्ताव के लिए वो ले आए, बिल ले आए। कमाल की बात है साहब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब है उनका। तो उन पर बहुमत है नहीं, हमें पता है सारी। अच्छा, लोकसभा की कार्रवाई बाधित होगी, लोकसभा का नुकसान होगा, पर डे का नुकसान जो आज कर रहे हैं ये लोग, केवल इसीलिए इनकी सबकी इंक्वायरी होने वाली है। ये सब लोग लगभग इसमें जेल में जाने वाले हैं। ये सब कोई 1000 करोड़ का, कोई 500 करोड़ का, इनकी जमीन जायदाद कितनी, इनके पास कितनी फैक्ट्रियां हैं, ये सब पता। इसीलिए ये सब हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा कि देश हित में कोई काम नहीं कर रहे, ये लोग अपने स्वयं हित में काम करना चाहते हैं। कैसे भी सरकार जाए, कैसे भी मोदी जी ने कहा है, खाऊंगा ना खाने दूंगा और जांच करूंगा ईमानदारी से, जांच कराऊंगा ईमानदारी से। ऐसा आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था जो आदरणीय मोदी जी का। क्योंकि मोदी जी का परिवार कैसा है आप सब जानते हैं, योगी जी का परिवार कैसा, उनकी बहन फूल बेच के अपना गुजारा कर रही है। तो ये सब जानते हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है, 4 जोड़ी 10 जोड़ी 20 जोड़ी कपड़े के सिवा। लेकिन इनके पास तो इतना मसौदा है, इतना मसौदा है, इनकी परतें दर परतें खुलती जाएंगी, जेल में जाएंगे और कोई व्यक्ति बचेगा ही नहीं। क्योंकि इनके कहाँ 2.5 लाख करोड़, कोई 1 लाख करोड़, कोई 2 लाख करोड़ कहाँ से आए? तुम्हारी कितनी फैक्ट्रियां थी, तुम्हारे घर में कितनी जमीन जायदाद थी, कितनी प्रॉपर्टी डीलिंग की, कितनी आपने बिल्डिंग बनाई, बताओ ना भाई। इसका प्रमाण तो दो। ये कोई प्रमाण नहीं देना चाहता। रघुराज जी, जब हम पॉलिटिकल चर्चा कर रहे हैं और आप यूपी से ही आते हैं, तो फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का नाम तो लिया ही जाना चाहिए। जी बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि मायावती जी को जो है वो विपक्ष, खासकर मैं अखिलेश यादव जी का नाम लूंगी, वो बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं। और जब इंडिया बना, विपक्ष का गठबंधन एनडीए के खिलाफ बना, तो मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आई और उन्होंने बोला कि वो एकला चलो की राह पर आगे बढ़ेंगी। तो सवाल ये है कि क्या वाकई में मायावती जी बीजेपी की बी टीम है, या वो आने वाले वक्त में 24 के चुनाव से पहले इंडिया में शामिल हो सकती हैं? देखिए, किसमें शामिल हो सकती है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी की बी टीम नहीं है। क्योंकि हमारे साथ तो उन्होंने 2-3 बार धोखा दिया है, खुल्ला धोखा दिया। हमने ही उनको बचाया था। बचाने वाले में आदरणीय भंडार द्विवेदी मारे गए, मैं भी उसमें एक व्यक्ति था। जब उनको स्टेट गेस्ट हाउस मीराबाई में जो कांड हुआ था, उस समय मैं भी बचाने वालों में था।
इसलिए मैं उस समय संगठन मंत्री था बीजेपी का, तो आदरणीय बहन जी को तो मैं जानता हूँ कि हमने दो बार 3 बार उनको समर्थन दिया, उन्होंने हमको धोखा दिया। तो हम कैसे आप कह सकते हैं बी टीम तो तब कहेंगे हमारे और आपके बहुत नजदीक संबंध हो। ये तो दरअसल कहने वालों को कहना है कुछ ना कुछ उनका, क्योंकि बहन मायावती जी को उन्होंने भी धोखा दिया, कांग्रेस ने, आपके अखिलेश ने भी धोखा दिया है, तो वो किसके पास जाएं? हमें उन्होंने धोखा दिया तो हम ना उनके पास जा रहे हैं ना वो हमारे पास आ रही। पर आप तो अपना लेंगे सर। नहीं, देखिए, अपनाने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारी शर्तों के आधारित, क्योंकि अब हम अपनी बिगड़ शर्तों को किसी को नहीं अपना रहे। मतलब अगर मायावती जी आपकी शर्तें मान जाएंगी तो वो बीजेपी में उनका स्वागत होगा। नहीं, देखिए, ये तो राष्ट्रीय लेवल के नेतृत्व का काम है, मेरा काम नहीं आप है। मेरा लेवल आपका पक्ष क्या है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, यदि वो हिंदुस्तान के लिए समर्पण भाव से काम करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे देश के नेता वो तो सब सारा निर्णय तो वो लेने वाले हैं, क्योंकि मेरा लेवल नहीं है कि आदरणीय बहन जी को मैं बना के लाऊं या उनको अपने दल में लेके आऊं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनका काम है, ये मेरा काम नहीं। लेकिन आप भी कोई छोटे नेता नहीं है। नहीं, मैं इस बात को ये एक बड़ी खबर है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी भी खबर हो सकती है अगर वो एनडीए में आना चाहती है। जी जी दूसरे नहीं, मेरा बहन जी से बहुत अच्छे संबंध है, क्योंकि जब हमारी कोalition की सरकार थी, मैं संगठन मंत्री प्रभारी सरकार का था, तो वो कई बार मुझसे कहती थी तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। तो मैंने कहा, मैंने बहन जी तुम्हारी पार्टी में इसलिए नहीं आऊंगा, आपके यहाँ फांसी होती है। बोले फांसी मतलब? मैंने तुरंत निकाल के फेंक दिया जाता है बाहर। मैं, गलती तो इंसान से होती है, मुझसे कभी कोई गलती हो गई भाई देवे तो आप निकाल के बाहर फेंक दोगी? बोले हाँ सो तो है, उन्होंने कहा मुझसे, बोले सो तो है। तो मैंने कहा बहन जी आप अपने घर में, अपने घर में बहुत खुश हूँ। मैंने मुझसे कई बार उन्होंने कहा, मैं 2007 में चुनाव हारा एमएलए का, उन्होंने अपने कोऑर्डिनेट के माध्यम से मुझे बुलाया, कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, भाई रघुराज सिंह अच्छा लीडर है, उसको लेके आओ। बोले मैं अपनी बसपा में शामिल करना चाहती हूँ। उस समय भाजपा की बहुत स्थिति खराब थी, मैं भी चुनाव हारा, बहुत बड़े बड़े लीडर हारे थे। तो उन्होंने कहा रघुराज सिंह, मैं गया, उन्होंने रघुराज सिंह तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। मैंने बहन जी देखो हमारी आपकी बात बन नहीं पाएगी। मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा, मैंने बहन आपकी और हमारी बात इसलिए नहीं बन पाओगे, आप मुख्यमंत्री हो और आपका फैसला तुरंत फांसी का होता है, और मुझे फांसी स्वीकार नहीं है, क्योंकि इंसान हूँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ी और गलती हो सकती है मुझसे, तो इसलिए मैं अपनी बीजेपी में ठीक हूँ। फिर उन्होंने 3 महीने बाद कहा कि एक बार फिर सोच लो तुम। मैंने सोच लिया, मेरे बस की नहीं। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने मुझे 2024 में कहा था, रघुराज सिंह तुम जैसा फायर ब्रांड नेता मेरे यहाँ होना चाहिए। 2014 में 1994 में 1994 में अब मैं एकदम यंग था, आपकी तरह ही था। तो वो आगरा आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि रघुराज सिंह जी आप जैसे, मैं उनके इटावा में एक दिन पहले ही भाषण दे के आया था, तो मुझसे वो आगरा गेस्ट हाउस में मिल गए, सर्किट हाउस पे। तो मुझसे हमारे सिकंदर वक्त हमारे विपक्ष के नेता होते थे, वो और उनकी धर्मपत्नी वो देखने आई थी ताजमहल को। तो मैं संगठन मंत्री था, तो मुझसे बोले सिकंदर बख्श जी के रघुराज सिंह मुझे रिसीव कर लेना और मुझे ताजमहल दिखा देना। मैंने ठीक है। राज्यसभा के उपनेता थे तो उन्हें सारी व्यवस्थाएं मिली हुई थी, लेकिन संगठन मंत्री का एक फर्ज है, तो उनको लेके रिसीव किया और सर्किट हाउस छोड़ा। इतने में आदरणीय मुलायम सिंह जी का काफिला निकला, और काफिला निकलने के एकदम 100 गाड़ी आगे चलेंगे, एकदम 100 गाड़ी पीछे हुई। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने शीशा खोला, आदरणीय मुलायम सिंह जी है नहीं, उन्होंने शीशा खोला, रघुराज सिंह जी नमस्कार, मैं आप जैसा यंग था एकदम। तो मैंने कहा भाई साहब प्रणाम। मैं और मुलायम सिंह जी पहली बार आमने सामने हुआ। मैंने कहा भाई साहब प्रणाम। बोले रघुराज सिंह जी आपकी जगह मेरे दल में हैं, आप मेरे दल को कब ज्वाइन कर रहे हैं, और जितनी जल्दी आ जाओगे मैं आपको मिनिस्टर कैबिनेट बना दूंगा। मुझसे 1994 में कहा, लेकिन मैं वहां भी नहीं गया था, क्योंकि मेरा सोच क्या है, हिंदुस्तान अच्छा रहेगा तो मैं अच्छा रहूंगा। मेरा सोच शुरू से ही, मैं पढ़ते टाइम, मेरे फादर कैप्टन थे, मेरे ग्रैंडफादर जज थे, मेरे घर में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। मैं गरीबों की सेवा के लिए, मेरे यहाँ आज भी आप देखिए, कभी अचानक आप मेरे आइए, और मैं शनिवार रविवार को लगभग अलीगढ़ रहता हूँ, तो 200, 250, 500 आदमी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सब लोग। मतलब मेरे यहाँ कोई दरबार में ये नहीं है कि केवल हिंदू आएंगे, सबके लिए काम करता हूँ, सबके लिए जीता हूँ। मेरा सोच, न मैंने कभी पैसे कमाने की सोची, न मैंने कभी पैसा कमाया। ईश्वर की दया से वेल टू डू परिवार से हूँ, तो मुझे कोई ये जरूरत भी नहीं पड़ी। तो मैं सबके लिए काम करता हूँ। सब, मतलब ये लगता है मुझे कि संतुष्टि मिलती है गरीब लोगों के लिए काम करके। बाकी नेता जो ऊंचे लेवल पर हो जाते हैं, या विपक्षी लोग जो हैं, केवल अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जीते हैं। मेरे पास 2 ही बेटे हैं, तो इसलिए मेरे पास कोई लायबिलिटी ऐसी है भी नहीं। और मैं केवल ये सोचता हूँ कि भगवान देश अच्छा हो, देश विश्व में नाम हो, तो हमारा नाम तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेरा सोच हमेशा, भगवान से प्रार्थना सुबह भी करता हूँ, तो यही करता हूँ। तो मायावती को हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है वो आपके परिवार में शामिल हो जाए। खैर, लेकिन अभी जो नए नए आपके साथी शामिल हुए परिवार में, ओपी राजभर जी,
उनके कुछ बयान ऐसे हैं रघुराज जी कि हम कई बार बीप लगा के सुनाते हैं। सरकार पर तो छोड़िए, योगी सरकार हो जी, या जी, मोदी सरकार जी, हो, जी। वो खुद योगी आदित्यनाथ पर, प्रधानमंत्री मोदी पर जो है ऐसे तीखे तंज कसते हैं कि कई बार आप भी सुनते हुए आपको शर्म आ जाती होगी। लेकिन अब ऐसी क्या सियासी मजबूरियाँ हो गई जो उनको भी अपने गठबंधन एनडीए में शामिल करना पड़ गया? देखिए, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। ऐसा है, न्यारा पूत पड़ोसी दाखिल। अपने जी। हमारे ब्रज में एक कहावत है, आप मेरे बेटे हैं और आप मुझसे अलग हो गए, सपोज़ मान लो थोड़ी देर के लिए आपने चूल्हा अलग जला लिया, न्यारा पूत पड़ोसी दाखिल हो जाता है। यानी अलग हो गया जब बेटा, तो वो पड़ोसी दाखिल हो जाता है। ऐसे ही ये लोग हमसे भागे, तो ठीक है। अब जब न्यारा पूत पड़ोसी दाखिल हो जाता है ना, तो बाप को भी उल्टा-सीधा कहता है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है, कभी-कभी इन दलों की, छोटे-छोटे दलों की, और फिर अपनी गलती का एहसास करके पुनः लेकिन कई बार गलती बड़ी भी हो चूक जाती है जाती बड़ी, है। लेकिन क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात, क्योंकि अपने यहाँ तो हर चीज़ में क्षमा है ना, बड़े लोग बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं। आदरणीय अटल जी, देखिए माननीय कल्याण सिंह जी मेरे अलीगढ़ गृह जनपद के थे, जी, और अटल जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया, कभी अटल जी के लिए, दोनों ही नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बिल्कुल। लेकिन जब 2004 में मैं जिलाध्यक्ष था, आदरणीय कल्याण सिंह जी को पार्टी से निकाल दिया था, तो मैं जिलाध्यक्ष बनाया गया था, प्रदेश संगठन से जिलाध्यक्ष। जब वो ज्वाइन किए तो आदरणीय अटल जी ने कहा कि रघुराज सिंह को बुलाओ, तो मैं दिल्ली आके उनका स्वागत किया था। फिर पत्रकारों ने, आप लोगों ने पूछा आदरणीय अटल जी से, तो उन्होंने कहा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। तो बड़े लोग तो बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं, इसलिए कोई ऐसी। तो अब ओपी राजभर तो ठीक है, क्या अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे, वो भी एनडीए में शामिल हो गए, उनको भी माफ कर दिया है? अब देखो, बड़े लोगों का मामला मुझे तो यहाँ आप घुमा रहे हैं। आपका मैंने जब इंटरव्यू शुरू किया तो उसमें मैंने कहा आप बेबाक राय रखते अरे हैं। मैं भी आप ऐसे नहीं, अब इंसान मुझसे पूछ के नहीं किया गया, लेकिन बड़े लोगों का अब जो सोच रहा जी, होगा, मैं कह रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। जी, पंजाब में बंद थे तो वो जी, पंजाब जी, सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा बदमाशों था। पे लेना उनका फर्ज बनता है। अब्बास अंसारी भी रडार पर थे, आने नहीं लेकिन अब वो एनडीए में, तो क्या उनके पाप धुल जाएंगे? देखिए, अगर एनडीए में आ गए हैं, उनका स्वागत है, जी, नंबर एक। दूसरी बात, अगर एनडीए में रह के कोई गलत काम करेगा, बख्शा वहां भी नहीं जाएगा। यहाँ हमारे बिल्कुल। हमारे घर वालों को नहीं बख्शा जाता। और जो पहले से गलत काम कर चुके हैं उनके साथ क्या होगा? हाँ, लेकिन मैंने कहा ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। यदि किसी ने कोई माफी मांग ली है कि भाई आगे मैं कोई गलत काम ऐसा नहीं करूंगा, तो जी, उसको बख्शना भी चाहिए। मेरा मानना है उसको मौका भी देना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। रघुराज जी, हमने मायावती की भी बात की, जी, हम फिर से मायावती पे आते जी, हैं। सवाल इसलिए क्योंकि ये ओपी राजभर जी से जुड़ा जी, हुआ है। जी। ओपी राजभर एनडीए में शामिल होने से पहले जब सपा की साइकिल पर सवार थे तो वो उस वक्त बार बार ये चीज बोल रहे थे, एक ही नाम, मायावती मायावती मायावती। जी, जब बनारस में एबीपी गंगा की पदयात्रा थी तब मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था, उस दौरान भी उन्होंने नाम मायावती जी का लिया था कि अगर अखिलेश जी गठबंधन के लिए दूर दूर जा रहे हैं, केसीआर से मिलने जा रहे हैं, साउथ की दिशा में जा रहे हैं, लेकिन बगल में बैठी मायावती जी से वो बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बात बिगड़ी भी इसी वजह से है कि अगर शायद अखिलेश मायावती जी से बात करने चले जाते, क्योंकि वो उनका कहना उस वक्त ये था कि मायावती जी को आगे प्रधानमंत्री फेस के तौर पर विपक्ष आगे बढ़ाए। अब वो वापस एनडीए में आ गए हैं, और अगर कल को मान लीजिए, क्योंकि राजभर का नाम आता है तो उनको क्या उठा पटक वाले नेता के तौर पे कुछ लोग उनको रायतेबाज बोलते हैं, कई सारे देखिए नाम दिए नैन्सी गए। जी, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, ये छोटे दलों का बहुत जल्दी आइडियोलॉजी बदल जाती है। हमारी आइडियोलॉजी जो थी 1952 में हमारी जनसंघ की स्थापना हुई, उसके बाद जनता पार्टी बनी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। हमारी आइडियोलॉजी में कोई बदलाव नहीं तो है। क्या लगता है राजभर बीजेपी को फिर से धोखा दे देंगे? देखिए, अब मैं तो इस विषय में अब क्या कहूँ, अब भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, जैसे लेकिन अभी देंगे। अखिल ने बोला ना कि नहीं, आप बेबाक राय रखते हैं, तो नहीं, इससे नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देंगे तो अपना नुकसान पाएंगे, अपना ही नुकसान हुआ है मतलब उनका। आपको शक है थोड़ा बहुत कि राजभर जो है वो धोखा दे सकते हैं? देखिए, भाग गई बुरा हुआ, जी, आ गई उससे भी ज्यादा बुरा हुआ, और उसके बाद जब तीसरी बार भागी तो सत्यानाश हुआ। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो गंगा जल हैं। जैसे गंगा बहती है ना, वैसे नदी नाले कितने गंगा में मिलते हैं, सब पवित्र हो जाते हैं। तो हमारे पास आने के बाद सबको हमारे जैसे ही रहना पड़ेगा, जैसे हमें वैसे ही रहना पड़ेगा। नहीं रहेंगे तो भैया जाओ, भैया अपना रास्ता रहे, सीधी सी बात है। अपने यहाँ कोई उसके लिए वो नहीं है, रोका टोकी नहीं है कि रोकेंगे मनाएंगे, ये संभव नहीं।
मतलब इसको एक लाइन में ये कह सकते हैं, जब तक साथ है तो ठीक है, हाँ नहीं ठीक है है, तो कोई बात हाँ नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात अब नहीं, बिल्कुल कोई कोई बात फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने ठीक है। वाला। 90% बहुत बढ़िया आदमी है, तो 10% को भी हम ठीक कर लेंगे। जी। अब जिसने आपकी सरदर्दी बढ़ाई हुई है, वापस से उसी का आ जाते जी। हैं। नया गठबंधन इंडिया। जी। अब इंडिया गठबंधन में आज जो है पहली बार शायद प्रतिक्रिया सामने आई है, प्रधानमंत्री की तरफ से भी आपकी बड़ी बैठक हुई है, तो उसमें प्रधानमंत्री ने उसको पीएफआई से जोड़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ा है, ऑल इंडिया मुजाहिदीन तक से जोड़ा है। बिल्कुल तो ठीक जोड़ा है। बिल्कुल ठीक जोड़ा बिल्कुल ठीक जोड़ा बस तो राय सर, बिल्कुल फिर ठीक भी जोड़ा थोड़ा है। इसको खोलकर बताएं। नहीं, मैं देखिए पीएफआई का वो 100% समर्थन करते हैं। देखिए अभी कर्नाटक में हमारी सरकार गई और बीजेपी के झंडा पे गाय काटी। एक मुसलमान सब खराब नहीं है, केवल 1-1.5% जो केवल इन विपक्षियों के बहकावे में आते हैं। अब जैसे आप जैसे पढ़े लिखे लोग तो नहीं आएंगे। अभी मेरे यहाँ देखिए अलीगढ़ में फैजान पीएफआई से जुड़ गया, और उससे अभी 4 दिन पहले की रिपोर्ट है अलीगढ़ से। एक बुरहान बानी एक हुआ पीएचडी का छात्र था, मुझसे कई बार मिला था और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत विद्वान लड़का था, मैं उसका बड़ा सम्मान करता था। लेकिन उसको पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि कई लीडर, स्टूडेंट लीडर मुझसे आके मिलते थे, उसे क्या हुआ पता नहीं, 9 महीने उसकी उम्र हुई, आतंकवादी घोषित हो गया और 9 महीने में पुलिस ने मार दिया जम्मू कश्मीर में। अब एक फैजान हुआ है, बिहार का है, बहुत गरीब परिवार से है, बहुत गरीब परिवार से, उसके माँ बाप आए थे। अब वो अरेस्ट हुआ है, तो अभी 4-5 दिन पहले ही। तो कुछ लोग जो है पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ हो जाते हैं ना बहुत जल्दी। वो पीएचडी का छात्र था, बेवकूफ़ हो गया। उसके परिवार में वही इतना पढ़ा लिखा था, पूरे परिवार का भरण पोषण करता, पूरे परिवार का उच्च व्यवस्था बनाता, लेकिन अब वो आतंकवादी बन गया। व्यक्ति में ऊर्जा तो अच्छी है ना, अच्छी ऊर्जा थी, आज उस ऊर्जा को यदि अच्छे स्थान पे लगाता तो वो कोई आईएएस होता, आईपीएस होता, बड़ा आदमी, मतलब एक अच्छा होता। दूसरा, अभी एक फैजान लड़का जिसका मैंने अभी जिक्र किया, 4 दिन पहले की घटना है हमारे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। वो किसी के संपर्क में आया, देवबंद वगैरह जहाँ भी जिसके संपर्क में आया, जैसे जाँच से चली जाँच एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं, और वो गरीब परिवार का है और उसके माँ बाप रो रहे हैं बेचारे कि इसको क्या हुआ। अब वो उससे आईएसआई से मिल गया है, अब उसको क्या लाभ मिलेगा? केवल पुलिस मार देगी, इतना ही तो होगा। तो 1-1.5% लोग सारी समाज को खराब करते हैं। विद्वान लोग, मेरे साथ कम से कम 50 प्रोफेसर देश के ऐसे हैं जिनके घर जाता हूँ, उनके यहाँ भोजन भी करता हूँ, और जबकि मुझे 32 देश मुस्लिम धमकी भी दे रहे हैं बम उड़ाने की। मेरा एक बुर्का का बयान आया था, शायद आप लोग, हाँ तो मुझे 32 देश धमकी भी दे रहे हैं। मैं दुबई भी जाता हूँ तो बड़ी सुरक्षा मिलती है वहाँ मुझे। तो मुझे क्यों धमकी दे, मैंने क्यों कहा था, मैं आपको बताऊं, ये भी बता देता हूं आज आपके माध्यम से। मैंने इसलिए जानबूझ के नहीं कहा कि बुर्का बैन हो जाना चाहिए। मैंने ये कहा था, हमारे यहाँ सीए के समर्थन में महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं ये लोग यूज कर रहे थे, उनका प्रदर्शन हो रहा था। उसमें एक स्टूडेंट लीडर, उसके पैर थे 11 इंच के, मतलब 11 नंबर के। वो एक आईपीएस लड़की, नई ट्रेनी थी, आप जैसी थी, नई ट्रेनी होती है तो थोड़ा मेहनत करती है ना। उन्होंने कहा, कप्तान को बताया कि सर ऐसा लगता है इसमें कोई लड़का घुस गया है। अब वो बोले लड़का घुस गया तो तुम तो मुंह चेक कर सकती हो, भाई हम नहीं देख सकते, क्योंकि सब बुर्का पहने हुए। तो उन्होंने एक ड्रेस कोड बनाया कि सब बुर्का पहन के आएंगे। सारी महिलाएं बुर्का में थी और प्रदर्शन कर रही, हाय हाय मुर्दाबाद हो रही मोदी जी की। तो उसमें अब वो तो लेडीज थी, आईपीएस नई ट्रेनी थी। उसने जब उसका वो घूंघट उखाड़ा तो सब लोग चुपट गए उससे। फिर और लेडीज पुलिस बुलाई गई। जब उसका घूंघट उखाड़ा गया तो वो लड़का निकला। अगर वो कोई छेड़छाड़ कर देता तो कहते कि योगी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के साथ छेड़खानी करा दी, होती कि नहीं? आरोप लगता है, आप लोग ही छापते। इसलिए जब मुझे पत्रकारों ने वहां से निकल के, इत्तेफाक से मैं घर पे था तो उन्होंने जब मुझसे पूछा कि साहब बुर्का में ऐसा हुआ, मैंने कि बुर्का बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि चाइना ने भी बैन कर दिया, कई 18 कंट्रियों ने बैन किया है। और मैंने कि देखिए, आपके बांग्लादेश हमारी वहाँ की प्रधानमंत्री है, पड़ोसी है, हमारा ही हिस्सा है, हमारा ही छोटा भाई है। उनकी बेगम कभी बुर्का नहीं पहनती। हमारी बेनजीर भुट्टो थी, उन्होंने कभी बुर्का नहीं पहना। इमाम बुखारी साहब हैं, मैंने उनकी बेगम ने, किसी ने बुर्का नहीं पहना। मैं तो इमाम बुखारी साहब से पूछा भी था कि साहब आपके यहाँ बुर्का क्यों नहीं? तो उन्होंने, उनका शब्द देखिए, मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि जाहिल लोगों के लिए बनाया है, हम लोग थोड़ी बुर्का पहनेंगे,
ये शब्द थे। मेरा तो कान भी में 2 बार मैंने कहा, मैंने कि क्या कहा, बोले जाहिल लोगों के लिए कानून है, हमारे लिए कानून नहीं है। तो मैंने कहा यार ये भी है कि मतलब छोटे लोगों के लिए कानून, बड़े लोगों के लिए कोई कानून नहीं। तो बुर्का वहां आवश्यकता थी डेजर्ट एरिया में, हमारे देश में बुर्का की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, बुर्का इसलिए मुगल जब आए थे तो हमारी बहन बेटियों को उठा लेते थे, इसलिए घूंघट प्रथा आई थी, इसलिए मैंने ये कहा था। तो मुझे 32 देशों ने धमकी दी, कैसे हम तो मुझे शाम तक बम से उड़ा देंगे। मुझे इतनी सुरक्षा जो मिली है केवल इसी कारण मिली हुई है, नहीं तो मैं तो 2 ही आदमी रखता था केवल, 2 ही आदमी। हाँ बस हम सुरक्षा देखकर डर गए। मुझे तब से मैं, नहीं तो मैं तो 1-2 आदमी रखता था भाई, ठीक है चल दिया। तो अब इसमें, अब बताओ मैंने इसमें कौन सा गलत कह दिया। हमारे देश में क्या आवश्यकता है बुर्का की, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो पहनना है पहने, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई लड़का उसमें प्रवेश कर जाए और वो भी मुस्लिम लड़का हो, हिंदू, और कह देते कि हिंदू लड़के ने साहब छेड़खानी की, फिर ये होता, योगी सरकार पे आरोप लगता। इस कारण मैंने कहा था, लेकिन उसका बाइबला पूरे विश्व में 32 देशों ने मुझे 24 घंटे में कम से कम 100-200 फोन आए, हम तुझे उड़ा, ISI से फोन आए मेरे पास। डर लगा था? नहीं, मुझे नहीं लगा। मैंने कि देखो मरना तो एक बार है, और मैं तो मरूंगा तो मेरा पार्टी पुतला लगाएगी जहां भी लगाएगी, कम से कम मेरे घर वालों का स्वाभिमान जगाऊंगा मैं, तो मुझे कोई डर नहीं लगा। मैं तो दुबई गया हूँ 3 बार, उसके बाद वहां भी मुझे आके हमारे एडवोकेट जनरल और जो हमारे प्रोटोकॉल जनरल सब रिसीव करते हैं, और वहां भी सुरक्षा देते हैं वो लोग मुझे, केवल इसी बयानों की वजह से। लेकिन मंत्री जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह है, अभी क्योंकि पिछले बयान में आपने ये कहा कि 1-1.5% ऐसा मुसलमान है हाँ, जो नहीं समझता। हाँ। अब अगर किसी एक शख्स के लिए आप सभी मुस्लिम महिलाओं पर बुर्के को बैन करा देंगे जिनको पहनना है, आप बैन अगर करा देंगे फिर कैसे पहनेंगी हाँ, जिनको हाँ, पहनना है? मैंने यही कहा, बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात को मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जी, जिनको, मतलब मैंने कहा कंपलसरी बुर्का नहीं होना चाहिए कि कंपलसरी बुर्का पहने, और जिनको पहनना है उसके लिए कोई रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे प्रदर्शन में बुर्का पहनने से, अब वो लड़का घुसा, गलती थी कि नहीं, आप बता दो, आप ही बता दो। मैं नहीं, आप वो तो बिल्कुल गलती थी, वो सही बात है। महिलाओं में बुर्का पहन के कोई पुरुष घुस रहा है, वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर था, अगर मान लो वो किसी महिला से छेड़खानी कर देता, बुर्का में पता तो चल नहीं रहा था। वो तो अच्छा हुआ हमारी लेडी जो IPS थी, उसने बेचारी ने, उसने पैर से देखा, बोले गोरा चिट्टा तो है लेकिन इसके पैर बड़े, इतने औरत के पैर होते नहीं, मैक्सिमम 7 नंबर 8 नंबर महिला के होते हैं। इसमें हम सुरक्षा को ज्यादा बढ़ा दे तो वो भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि सुरक्षा बढ़ा दे और सभी की चेकिंग की जाए, लेकिन बुर्का चेकिंग नहीं करने दे रहे थे। अच्छा। हाँ, यही तो प्रॉब्लम थी। उन्हें के किसी का घूंघट, फिर लेडीज पुलिस बुलाई गई, तो लेडीज पुलिस उसके साथ हाथापाई करिए पुलिस के साथ, वो सब महिलाओं ने, तो ये गलत है ना। बिल्कुल। अरे भाई, इनका चेहरा हम नहीं देख सकते, नैन्सी बाजपेयी लेडीज देख सकती है, लेडीज तो देख सकती है जी, ना, जी। इसमें तो कहीं कोई धर्माड़े नहीं आ रहा ना। कोई लेडीज जेंट्स देख रहा हो तो धर्माड़े आ रहा है, बिल्कुल। हम उससे सहमत हैं आपकी बात से। लेकिन गलत करोगे, चोरी करोगे, फिर सीना चोरी करोगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। संविधान तो सबके लिए है, बिल्कुल। IPC की धारा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए है, और उसमें हम लोग IPC की धारा को केवल मानेंगे और हम दूसरे कानून को नहीं मानेंगे। अब तो आप नया कानून लाने वाले, तो उसमें तो सभी को ही मानना आना पड़ेगा। ही चाहिए। देखिए अरब में हिंदू रह रहे हैं जी। ओमान में मेरे दोस्त हैं, दीपक ठाकुर हैं, जो कई बार बेचारे मुझे बुलाते, नहीं जा पाता, और वहाँ पर जो उनका अरब में जो कानून बनाया उन्होंने मुस्लिमों के लिए बनाया, लेकिन हिंदू भी तो रह रहे हैं वहाँ, लेकिन हिंदू ने कभी ऐतराज नहीं किया, वो ठीक है। तो यहाँ के मुस्लिम 99%, अखिल जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा कि 400 साल पहले मेरे फादर पंडित थे, ओवैसी जी ने अभी कहा है कि 5वीं पीढ़ी पहले मेरे बाबा गजाधर दास, कुछ ऐसा नाम बताया है। तो हम सब हिंदू थे, परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी, निर्माण हुई होंगी, क्योंकि जब हम तो पैदा हुए नहीं थे कि उन्होंने कोई अपना पंथा अपना लिया। मैं उसका कहीं विरोधी नहीं हूँ, किसी पंथ का विरोधी नहीं हूँ, मैं यहूदियों का विरोधी नहीं, मैं किसी जैन पंथ का विरोधी नहीं, मैं किसी बुद्धिस्ट का विरोधी नहीं, मैं किसी क्रिश्चियन का विरोधी नहीं, मैं किसी मुस्लिम का, मैं विरोधी उसका हूँ जो हिंदुस्तान का खाएगा और पाकिस्तान के गीत गाएगा, मैं उसका सख्त विरोधी। बिल्कुल सही। रघुराज जी, पॉलिटिकल चर्चा हो गई, इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद का मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, तो हम ज्ञानवापी पे आते हैं। ज्ञानवापी पे के सर्वे पर फिलहाल के लिए रोक लग गई है, और तमाम तरह के विवाद हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, इस पर आपकी राय क्या है? मेरी राय बड़ी स्पष्ट है। औरंगजेब ने 4 लाख मंदिर तोड़े और उनको मस्जिद बनाया, वो 4 लाख मंदिर को पूरे को हिंदुओं को दे देना चाहिए।
और मस्जिद नमाज वहां नहीं पढ़ी जाती। चूंकि मैंने कुरान भी पढ़ी है, झगड़े की जगह पे कभी भी नमाज अदा नहीं की जाती। तो इसलिए 4 लाख मंदिर जो जितने औरंगजेब ने तोड़ के मस्जिद बनाए थे, उनको तत्काल मुस्लिम पंथ को, हिंदू धर्म को दे देना चाहिए, जिससे जीवन पर्यंत ये हमेशा बड़े बने रहेंगे और हिंदू इनका बड़ा सम्मान करेंगे। लड़ाई केवल हिंदू मुसलमान की इसलिए होती है। लेकिन अगर हम ज्ञानवापी वाले केस में आए तो मुस्लिम पक्ष का अपना पक्ष है कि वो वहाँ नमाज पढ़ते आए हैं, और हिंदू पक्ष जो पिछली बार वो हुआ था वहाँ पे जिसका शिवलिंग का दावा कर रहा है। तो जिस हिसाब से आप कह रहे हो ना कि दे देना चाहिए, तो हर मुस्लिम तो ये चीज़ नहीं मानेगा। दावा नहीं साहब, दावा नहीं। मैंने क्या कहा, आपने फिर मेरा ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान आकर्षित करिए मेरी तरफ। विश्व की प्राचीनतम नगरी है काशी विश्वनाथ, जहां से विश्व की रचना हुई है, सृष्टि की रचना हुई है। माँ पार्वती को से भगवान ने उंगली पकड़ के ये कहा था, हे पार्वती, मैं आज से सृष्टि की रचना कर रहा हूं, सतयुग की बात कर रहा हूं। तो सबसे प्राचीन, विश्व की प्राचीन नगरी है ये। भारत माता विश्व में कहीं नहीं है, मदरलैंड फादरलैंड विश्व में कहीं नहीं है, केवल हिंदुस्तान में है। क्योंकि बांग्लादेश, म्यांमार, ये रंगून, ये सब भारत का ही हिस्सा है। इसलिए सब भारत के हिस्से। 16 बार कटा लुटा पिटा भारत, लेकिन भारत की संस्कृति खत्म नहीं हुई, बाकी सबकी संस्कृति खत्म हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्ञानवापी का मुद्दा, जैसे अयोध्या में राम मंदिर वाला मुद्दा इतना लंबा खींचता चला गया पीढ़ी दर पीढ़ी, कहीं ऐसा इस मामले में भी तो नहीं होगा? नहीं, देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो आदरणीय न्यायालय से भी निवेदन ये करूंगा, दूध का दूध पानी का पानी तुरंत कर देना चाहिए। और वहाँ पर जैसे कमल का फूल बन रहा है, गणेश जी की मूर्ति बन रही है, मुस्लिम पंथ में हो नहीं सकता। मैं हुसैन साहब से कहूँगा कि आप बता दो कहीं मुस्लिम पंथ में ऐसा है, होता नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जो मूर्ति और जो नादिया रखे हुए हैं, तो वो सीधे वहीं के वहीं दर्शन करते हैं। तो ये सारे के सारे प्रमाण हैं, ये उनको भी पता है और हमको भी पता है, सबको पता है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही करूँगा, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, तत्काल कहें कि हिंदुओं का हिंदू को हम दे रहे हैं, तो झगड़ा ही खत्म। लेकिन मंत्री जी, मुसलमान भी तो सब आतंकी नहीं होते हैं। आपने कहा, मैंने कहा ना, मैं नहीं हूँ, मैंने 1.5% कहा। आपने एक बयान दिया मदरसों पर के मदरसों में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको यही भी प्रमाण बताता हूँ। जब ये देश आजाद हुआ था केवल 250 मदरसे थे जी, केवल 250 मदरसे थे। आबादी भी तो आज 45,000 मदरसे हैं। सुन लीजिए मेरी बात आप पहले, 45,000 मदरसे हैं। मदरसे में जो पढ़ाई शिक्षा दी जाती है न देश का, मैं कई मदरसे में भी गया हूँ, न तो उनको देश का राष्ट्रपति पता, न उनको प्रधानमंत्री पता, न उनको मंत्री कौन होता है क्या है, उनको ये सब शिक्षा, उनको केवल इस्लाम के विषय में शिक्षा दी जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान एक हाथ में कुरान रखे, एक हाथ में कंप्यूटर रखे। ये आधुनिक युग है, ये मॉडर्न ज़माना है, ये कंपटीशन युग है। अगर मुसलमान को पिछड़ना है, अगर मुसलमान को किसी कंपटीशन में नहीं जाना है या बड़ा नहीं बनना है, तो वो मदरसे पढ़े। मैं कह रहा हूँ अच्छे मुसलमान क्यों नहीं मदरसे पढ़ाते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत अच्छे मुसलमान एक मदरसे में नहीं पढ़ा रहा, क्यों? वही लोग पढ़ा रहे हैं जो गरीब हैं, उनको बरगलाया जाता है शिक्षा देना और विश्व के विषय में सभी मदरसों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। लगभग 99%। मैंने कम से कम 100 मदरसों का मैंने वो किया है, अध्ययन किया है। और पढ़ाने का तरीका जो है वर्ल्ड लेवल का या हिंदुस्तान लेवल का, कंपटीशन युग का वो लेवल नहीं है। केवल उनको वैसे ही पढ़ाना, वैसे ही कपड़े पहनाना। देखिए आप पैंट शर्ट में बैठे हो, ठीक है ना, नमाज पढ़ने जाओ कुर्ते पजामा खूब पहनो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप कंपटीशन में जाओगे तो कुर्ते पजामे में जाओगे तो आपको जल्दी से कोई स्वीकार नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। लगभग गलती है ना, पहनावे के ऊपर अगर स्वीकार नहीं कर रहे। हाँ, नहीं करेगा, नहीं करेगा। जब तक आपको वर्ल्ड लेवल की कंपटीशन में कंपेयर करना है और कंपटीशन अच्छा पास करना है आपको, तो आपको उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। हम केवल धर्म की शिक्षा से, अच्छा आप बताइए, अरब कंट्री से बड़ा तो कोई मुस्लिम है नहीं। अरब कंट्री सारे मदरसे बंद कर दिए। मैंने अभी हो क्या 1 महीने पहले, 1 मिनट मेरी सुन लीजिए, अरब कंट्री ने सारे मदरसे बंद कर दिए और उन्होंने वहाँ की पुलिस केवल उर्दू और अरबी बोलती थी। क्योंकि अगर वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में आपको जाना है तो आज ये आधुनिक युग है। क्या हमारे यहाँ सती प्रथा नहीं थी? थी ना हमारे यहाँ, हमने बंद की कि नहीं? हमारे यहाँ घूंघट प्रथा थी कि नहीं? बंद की। क्योंकि अब इस समय आवश्यक, उस समय मुगलों का शासन था, मुगल हमारी बहन बेटियों को उठवा लेते थे, इसलिए घूंघट प्रथा आई। हमारे देवताओं ने, किसी ने घूंघट नहीं पहना। तो क्या हम जब हिंदू सुधर सकते हैं, क्या मुसलमान क्यों नहीं सुधर सकते? और क्यों नहीं सुधरना चाहिए? मैं इस बात कहूँ, क्योंकि आप तो बड़े आदमी बन जाओ और जो गरीब है वो गरीब बना रहे। क्यों बना रहे गरीब?
लेकिन मंत्री जी, एक बात यहाँ ये भी है, जो इस तरह के बयान होते हैं कहीं ना कहीं मुसलमानों के मन में या तो डर पैदा कर देते हैं। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया कि कावड़ियों की वजह से सड़क ब्लॉक हो रही है, लेकिन मस्जिद पर उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। तो इस तरह के बयानों को कैसे रोका जा सकता है, या कैसे मुसलमानों को आप ये भरोसा दिला सकते हैं कि आप उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ हैं? देखिए, ओवैसी के भाई ने तो ये भी कहा था कि 3 घंटे के लिए हिंदुस्तान की फोर्स हटा लो और सब हिंदुओं को मार डालेंगे, ये साफ कहा। हमने तो ऐसा नहीं कहा, हम तो 120 करोड़ हैं, हम तो 120 करोड़, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हम 120 करोड़ हैं कि तुम 25 करोड़ को मार डालेंगे। ये हिंदुस्तान सबका है, मेरा अकेले का नहीं है। हिंदुस्तान आपका भी है, हिंदुस्तान मेरा भी है, हम यहीं जन्मे हैं। लेकिन अब सीए के समर्थन में मुस्लिम पंथ क्यों उतरा? अरे भाई, आपके लिए थोड़ी है, जो बाहर से जो रोहिंग्या मुस्लिम आए या बाहर से कोई आने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने विरोध में। ये धर्मशाला नहीं है कि हिंदुस्तान धर्मशाला है और कोई आए और कोई आके खा के चला जाए। ये हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है। ये कदापि समझना मत कि हम जो आएगा उसको स्वीकार कर, हम नहीं स्वीकार करेंगे। आतंकवादी है, रोहिंग्या है। हमारे देश के लोगों के लिए संसाधन कम न पड़े, हमारी सोच है हमारा देश कैसे अग्रणी देशों में आए। हमारा देश अग्रणी देशों में तब आएगा जब हमारे देश के लोगों की तरक्की होगी। हम बाहर के लोगों को लाके तरक्की कराते रहे और हमारे लोग भीख मांगे, ऐसा संभव नहीं होगा। रघुराज जी, बाहर के देश से आए लोग, इनकी बात हो रही है तो मैं सीमा हैदर का नाम जरूर लूंगी। सीमा हैदर को लेकर आपका बयान भी सामने आया था कि वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और अभी एक और खबर सामने आई है कि हिंदुस्तान की अंजू जो है वो पाकिस्तान चली गई है। सवाल दूसरा इसी से जुड़ता हुआ एक ये भी है कि कुछ लोग जो हैं वो इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं रहे, तो वो मोहब्बत के एक पैगाम के तौर पर इस चीज़ को देख रहे हैं। आप इन दोनों केस को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इन दोनों केस को, मोहब्बत है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देश को हानि नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत भी वो हो जो हमारे देश को हानि हो, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे खानदान को, मेरे ज़िले को, मेरे प्रदेश को, मेरे देश को। चाहे जो अंजू गई है वहाँ पर, उनके देश को नहीं हानि होनी चाहिए। हमारे देश में जो है, हमारे देश को हानि नहीं चाहिए। मोहब्बत खूब करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मोहब्बत ज़बरदस्ती ना हो। मोहब्बत ज़बरदस्ती ना हो, ये इतना मेरा सोच रहता है। ये कैसे तय होगा कि मोहब्बत ज़बरदस्ती है? कि मतलब ज़बरदस्ती, जैसे आप बैठी हैं, आपको उठा के कोई ले जाइए, ज़बरदस्ती हो गई। और आप किसी से मोहब्बत कर रही हैं तो हमको कोई उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। हमारा मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये तो अपने यहाँ कहावत भी है, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ज़बरदस्ती होगी नहीं होने देंगे। जैसे सीमा हैदर की अगर हम बात सीमा हैदर के देखिए, सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। यदि वो सही पाई है तो स्वीकारने में कोई आपत्ति। अगर यदि वो सही है और वो जासूस नहीं है, वो हमारे देश के द्रोही काम नहीं करेगी, तो कोई आपत्ति मुझे नहीं। लेकिन अगर देश के प्रति समझौता करके हम सीमा हैदर को रख लें और वो हमारे लिए, देश के लिए घातक हो, तो मैं कदापि स्वीकार नहीं करूँगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मंत्री जी, अडानी पर काफ़ी बवाल मचा जी। इस पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व या बड़े नेता कहीं ना कहीं बोलने में हिचकिचाए। कोई ऐसा बड़ा बयान सामने नहीं आया, लेकिन आपका सामने आया जी। आपने कहा कि अडानी की जांच कराएंगे, तो वो जांच कहाँ तक पहुंची मंत्री जी, वो बताएं। देखिए, मैंने ये कहा था, आप एक पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछा कि आप अडानी के संबंध में क्या कहना चाहते हैं। मैंने, अडानी जी यार गलत है तो उनकी भी जांच हो जाएगी, इसमें क्या बुराई है। कोई लिख के तो दे, कोई प्रमाण तो दे। देखिए, हम जांच आपकी कराएं, अकील हुसैन जी, हम आपकी जांच जब कराएं जब नैन्सी वाजपेयी लिख के दें कि अकील पे इतनी ज़्यादा जायदाद है और ये गलत काम में, तभी तो हम जांच कराएं। उससे पहले कैसे जांच कराएं? पत्रकार बंधु ने पूछा, उनकी जांच होनी चाहिए। मैंने, होनी चाहिए। अगर आप लोग लिख के दीजिए, किसी के पास प्रमाण, केवल मीडिया ट्रायल करके आप जांच कराओगे, संभव नहीं होगा। मैंने ये भी कहा है, आपने आगे का बयान नहीं सुना। मैंने कहा मीडिया ट्रायल से आप किसी की जांच कराओगे तो संभव नहीं होगा। कोई लिखित ठोस प्रमाण दे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जांच करा देंगे। वो जेपीसी की मांग करना चाहते थे ना कि जेपीसी जांच तो वो सब, देखिए, अडानी जी हों, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे आपके, ये सब इस देश के उद्योगपति हैं और इनके कांग्रेस से भी संबंध है, भाजपा से भी संबंध है, सब दलों से संबंध है इनके। ऐसा नहीं है कि हमसे ही केवल संबंध है। अब चूंकि हमारी सरकार है देश में, तो इसलिए हम पे आरोप लगाना है। अच्छा है, कुछ तो कुछ बोलना है ना लोगों को, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, तो आरोप लगाएंगे ऐसे ही। अब उनका बेचारे ने कोई ऐसा गलत काम किया है तो उसका कोई प्रमाण तो दे। प्रमाण कोई नहीं, वो भी नहीं, जेपीसी वाले भी नहीं देना चाहते। प्रमाण दे दो भैया, जेपीसी बढ़ जाए, जेपीसी जांच हो जाएगी। लेकिन प्रमाण दोगे नहीं, आरोप लगाओगे। मैं अकील हुसैन को कहूंगा ये तो बहुत खराब आदमी है और प्रमाण मेरे पास है नहीं। तो अकील हुसैन कैसे खराब है, मुझे ये कोई ये तो बताए।
भाई मैं केवल मीडिया के माध्यम से अकील हुसैन को बना दूं अपना विरोधी और इनकी जांच कर दूं केवल, ये तो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। रघुराज जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से बोलूंगी, वो इसलिए बोलूंगी क्योंकि आप यूपी से हैं। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर तारीफें भी करते रहते हैं अक्सर हर मंच पे, लेकिन सवाल यह है कि उमेश पाल हत्याकांड पे मैं आऊंगी और उसके बाद अतीक अहमद हत्याकांड पे आऊंगी। इन दोनों हत्याकांड को हुए कई महीने बीत गए हैं, लेकिन इनके जो मुख्य दोषी या आरोपी जो भी बोलूं मैं उनको, शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम, अभी तक यूपी पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। कहाँ पर चूक है उस कानून व्यवस्था की जिसकी आप लोग तारीफ करते फिरते हैं? मैं पहले ही कह चुका हूं, उत्तर प्रदेश छोटा मोटा प्रदेश नहीं है, एक देश है, विश्व का छठा देश है आबादी का अनुपात, और हमारी सरहद कई जगह मिली हुई हैं, जैसे हमारी नेपाल से मिली हुई है। नेपाल एक बड़ा सरल तरीका है जाने का और वहां से भागने का, वहाँ बहुत क्योंकि वहाँ गरीबाई भी है, और ये माफिया लोग पैसे ले दे के आदमी को खरीद भी लेते हैं, ये आप सब जानते हो। यदि कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था तो ऐसी है कि आप सहारनपुर से और देवरिया, हमारा देवरिया लास्ट बॉर्डर है, सामने जो बच्ची मेरे सामने खड़ी, इनका नाम नहीं पता, ये जाएं अकेली, बस में जाएं जी, बस में जाएं, और आप लोग किसी दूसरी बस में जाएं, और ये रात को सफ़र करें, दिन में नहीं, रात को सफ़र करें। इनको कोई छेड़ दे तो मुझे आप कह देना कि साहब कानून व्यवस्था खराब है। कानून व्यवस्था इससे नापी जाती है, क्योंकि महिलाओं पर ही आक्रमण होता है, लड़कियों पर ही आक्रमण सबसे पहले होता है, विशेष करके यूथ या विशेष करके जो बीच के जो लोग होते हैं, वो चीज़ नहीं हो रही। लेकिन अब 25 करोड़ की आबादी है, आपको हर के पीछे पुलिस लगा दें, 4 पुलिस अकील हुसैन जी के पीछे लगा, 4 आपके पीछे लगा, 4 मेरे पीछे लगा, 4 इनके पीछे, तो इतनी पुलिस कहाँ से लाएंगे? कानून व्यवस्था में ये नहीं है। कानून व्यवस्था ये है, जियो और जीने दो। आज डकैती कहीं चोरी हो रही है, आज डकैती नहीं पड़ रही, आज किसी का ट्यूबवेल नहीं लुट रहा, आज किसी का ट्रैक्टर नहीं लुट रहा, आज किसी का इंजन नहीं लुट रहा, तो इसलिए यही कानून व्यवस्था है। अब ये नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ एक साथ पुलिस लगा दी जाए, या फिर कोई भगवान के दूत तो पुलिस वाले सब है नहीं कि तुरंत ही पता कर लेंगे ये यहाँ है ये वहाँ है। और नेपाल के रास्ते कहते हैं भागी, अब हमको तो पता नहीं है, लेकिन पुलिस लगी हुई है, और चाहे इंटरपोल की व्यवस्था की जाए, चाहे इंटरपोल की मदद ली जाए, उनको लाया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, इतनी गारंटी दे। नेपाल से जब सीमा आ सकती है तो शाइस्ता जा भी सकती है, ये संभव है, संभव है जी। लगता है जब इतनी सारी चीजें नेपाल बॉर्डर से हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग ही दोषी हैं, हम यूपी के लोग ही दोषी हैं। कोई ना कोई, किसी ने जरूर उनका सहायता की होगी, कोई ना कोई जरूर होगा जो सहायता करने वाला, अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे सीमा की सचिन ने सारी व्यवस्था ऑनलाइन, उसने टिकट दी, जैसे मैं आपके टीवी के माध्यम से देख रहा हूँ, ऑनलाइन उसने टिकट करा दी, ऑनलाइन उसने उसका पेमेंट कर दिया, भोजन का, खाने का, जो भी करने का था, तो कोई ना कोई व्यवस्था होगी जरूर। नेपाल बॉर्डर पे अगर इतनी ज्यादा लीनियंसी है इधर उधर जाने की, तो आपको नहीं लगता है कि ये सिक्योरिटी के तरीके से आगे बहुत बड़ा खतरा 16 देश हमारे वर्ल्ड के 16 देश ऐसे हैं जहाँ पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, केवल हम पहचान पत्र दिखा के जा सकते हैं, आ सकते हैं। जैसे हाँ, सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी देखिए चूक तो हुई है, मैं इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चूक हुई है कहीं ना कहीं, और उनकी भी नकल कसी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि उनको नहीं हम छोड़ देंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। योगी सरकार के यहाँ न्याय है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जल्द ही पकड़ी जाएगी, जल्दी पकड़ी जाएंगे, बहुत जल्दी आपके सामने टीवी पे आप लोग दिखाएंगे, देखना, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। मंत्री जी, आपने कहा कि ये बच्ची रात में जो है, रात में बस में बैठकर जाए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसी रात में, उसी यूपी में, उसी पुलिस के नाक के नीचे हाथरस जैसे कांड भी हो जाते हैं। देखिए, वो भी वही पुलिस है, वही राज्य है, वही सरकार है, वो भी कांड मैं आपको बताऊं। देखिए, अभी अदालत ने दिया है फैसला, मुझे अदालत के फैसले टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। वो लड़के का प्यार जरूर था, वो लड़का था ही नहीं बेचारा, उसके सगे भाई ने मारा था उसको। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि लड़की के भाई ने उसको मारा था? अदालत ने फैसला, बरी किए 5 लोग, वो लड़के को फंसाया गया। मीडिया ट्रायल इतना हो गया, इतना ट्रायल हो गया, इतना मीडिया ट्रायल हो गया, मतलब क्या बताएं, न तो पुलिस को बेचारे को कुछ करने की हिम्मत पड़ रही थी। जब आप लोग मीडिया ट्रायल करते हैं ना जी, तो समझ में आता नहीं है, लोग सब इतने घबरा जाते हैं, अब करें क्या हमारी तरफ से वही दिखाया जाता है मंत्री जी, जो चल रहा होता है। एक बड़ा जरूरी सवाल ये है मंत्री जी, बस ये हम इंटरव्यू जल्दी खत्म ही कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। बुलडोजर के लिए बहुत मशहूर है योगी सरकार, योगी बुलडोजर बाबा, मध्य प्रदेश में भी आ गए बुलडोजर मामा, और उसी पे से ना चुनाव भी लड़ा गया, उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिवली लिया गया और लोगों ने उसको कहीं ना कहीं स्वीकार किया। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये है
कि अगर मैंने कोई अपराध किया है तो आप मुझे सज़ा दीजिए, लेकिन मैं जिस घर में रह रहा हूँ वहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है, आप उस पूरे घर को गिरा देते हैं, ज़मींदोज़ कर देते हैं, तो ये मेरे घर वालों की, मेरे परिवारजनों की क्या परेशानी। अब वो चाहे इस मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म का हो वो। देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ। जी जैसे मऊ में अंसारी का होटल जो बना हुआ था सरकारी जमीन पर बना था, गिराना चाहिए। अतीक अहमद ने जो आपको जानकारी होगी 32 उसने 302 के केस थे, 32 उस पे जी 106 केस थे टोटल। सबसे पहले 16 उसने मुल्ला मौलवी मारे, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। जी ये अपराधी किसी बिरादरी के नहीं है और घर से ही नाम दरोगा बनता है, घर से ही अपराधी बनता है। 16 सबसे पहले उन्होंने मौलवी और जरा उसका अध्ययन कर लेना, मौलवी और मुल्ला मारे जो मरघट की जगह घेरी थी, जो आजकल जो सरकारी जगह बना के हम लोगों ने गरीबों को, मुसलमान भी बसाए उसमें, हिंदू भी बसाए। अभी जो आदरणीय योगी जी ने नहीं जिसके वो जी, वो ये तो बड़े अपराधी हो गए मंत्री जी। हद मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ जब यूपी में बिजनौर में, नहटौर में जो पत्थरबाजी की गई, उनके भी घरों पे जो है ना बुलडोजर चढ़वा दिया गया था। छोटे-छोटे घर थे देखिए, अपराधी होता है, उसकी कोई बिरादरी नहीं। मैं इससे 100% और सहमत हूँ। उसके घर वालों की उसमें क्या गलती ऐसा है? नहीं है कि हिंदू बख्शा हो जी। और मुसलमान को नहीं बख्शा नहीं, हो। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, चाहे वो हाँ। हिंदू हो, चाहे लेकिन मुसलमान हो, लेकिन लेकिन उसके घर वालों की क्या गलती अपराध है? तभी रुकेगा जब अंकुश होगा। अंकुश तब होगा क्योंकि जब उस घर में रह रहा है, ठाठ से रह रहा है, उसे उसका क्या बिगाड़ लिया आपने मंत्री जिस जी, हमारा सवाल ये है कि घर, मान लीजिए जो आरोपी है उसने घर नहीं बनवाया, उसके हाँ, माता पिता ने घर जी। बनवाया, लेकिन उनका क्राइम में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो आपने बुलडोजर तो उनकी मेहनत पे चला दिया ना, जो नहीं, जिन्होंने नहीं। खून पसीने की नहीं, कमाई हाँ, से बिल्कुल घर ठीक है। बनाया। लेकिन सरकारी ज़मीन कब्ज़ा करके उन्होंने बनाया है, उसको तोड़ा है। किसी की बेनामी की रजिस्ट्री प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ा। आपने अभी अभी तक आप लोगों को शायद ध्यान नहीं है इस पे से। सरकारी जगह पे जिसने बनाया है, क्योंकि सरकारी जगह पे दबंग ही कब्ज़ा कर सकता है। आप नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। जिन बेईमानों ने सरकारी जगह पे बनाया, उन्हीं का हिंदू मुसलमानों को तोड़ा है, सबका नहीं तोड़ा। तो मतलब बुलडोजर एक्शन को आप कहीं ना हाँ कहीं सही बिल्कुल, बोलते हैं। बिल्डोजर चलना चाहिए। मऊ में 250 कमरे का इनका होटल था, सारी सरकारी जगह थी, 28 बीघा किनकी, अंसारी की। वो सरकारी जगह तोड़ी गई है, प्राइवेट जगह नहीं। अगर वो रजिस्ट्री जगह होती तोड़ नहीं सकते थे, कोर्ट ही नहीं तोड़ने देते। आपको नहीं लगता कि कोर्ट में मामला जाना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, उसके बाद कुछ फैसला आना कोर्ट में तब जाना चाहिए सरकारी भूमि ना हो तो कोर्ट में जाना चाहिए। और सरकारी है तो सरकारी है, सब सरकार का काम है तो खाली कराना। अब सरकार की भूमि को भी कब्जा कर लोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। एक सवाल है जी, आपसे। जी। सवाल ये कि मध्य प्रदेश में भी पेशाब कांड हुआ था, ऐसा ही एक पेशाब कांड आगरा में हुआ है। कुछ दबंगों ने एक व्यक्ति को पहले मारा पीटा, उसके बाद उस पे यूरिनेट कर दिया। ऐसी घटनाओं को लेकर आप क्या कहते हैं? मतलब क्या जिस कानून व्यवस्था को लेकर कहते हैं कि योगी सरकार की कानून व्यवस्था का डर अपराधियों में है, तो इस तरीके की हरकतें हो रही हैं राज्य में। देखिए, आपने बताया है, मैंने तो अभी शायद सुना नहीं है, लेकिन आप जो बता रही हैं क्योंकि मैंने इसके भी वीडियो भी सामने आए हाँ, हैं। हो सकता है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ। व्यक्ति कब बिगड़ जाए, कह नहीं सकते। जी। और जैसे मैंने बताया कि सुरक्षा में सभी के ऊपर सुरक्षा नहीं हो सकती, इसलिए कानून का थोड़ा-सा डंडा चलाया जाए, इसीलिए चलाया जाता है। बुलडोज़र बाबा इसीलिए कहा गया है। रघुनाथ जी, एक क्वेश्चन ये है कि अखिलेश यादव जी महंगाई को लेकर बराबर ट्वीट कर रहे हैं बीजेपी सरकार में। अगर हम अखिल और हम लोग अपने घर की भी बात करें तो टमाटर लेने तो जाओ तो वो इतने महंगे, मैंने तो खाने छोड़ दिए, सच्ची बताऊं आपको। अदरक इतनी है कि 100 रुपए की इतनी सी मुझे अदरक मिली, मैंने अदरक भी छोड़ दी। ये इस पे अंकुश कब लगेगा? मैं आपको बता दूं, नैन्सी वाजपेयी जी वर्ल्ड लेवल को देखिए, पाकिस्तान में 300 रुपए किलो आटा है, 300 रुपए किलो आटा है। लेकिन हम अपने हिंदुस्तान की पाकिस्तान से कंपेयर क्यों कर रहे एक हैं? मिनट सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, फिर आप मुझे बताना। जी, जी। कोरोना के बाद और यूक्रेन और रशिया के झगड़े के बाद विश्व में महंगाई बढ़ी है। दूसरी बात, यहाँ पर हिंदुस्तान में आपको हम 80 करोड़ को आदरणीय प्रधानमंत्री भोजन दे रहे हैं, अभी भी टिल डेट, आज तक फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दे रहे हैं। अमेरिका में केवल कोरोना काल में 6 महीने राशन दिया है। कितने? केवल 6 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट। और दुबई गया तो दुबई में पाकिस्तान के लोग, हिंदुस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं। उनसे मैंने पूछा, मेरा ड्राइवर था पाकिस्तानी, रजा मुराद। मैंने पूछा, बेटा ये बताओ, आपकी उम्र का ही था, कि आप लोगों को राशन पानी? बोले नहीं साहब। दुबई वालों ने कहा कि हम दुबई के जिम्मेदार हैं, केवल दुबई के लोगों को राशन देंगे। वो मेरी 45 गाड़ी थी और 45 में से 5 बच गई साहब, 40 बिक गई 2 साल में मेरी। मंत्री जी, इससे पहले वाला जो सवाल था, आपने कहा कि आप सभी पंथों की इज्जत करते हैं। अब ये मेरा आखिरी सवाल है, आज की चर्चा को फिर खत्म करते हैं। आपका बहुत ज़्यादा वक्त हमने ले लिया। आप तो सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री है, बाबा बागेश्वर धाम, आजकल वो
इंग्लैंड में है, जी। खूब धूम मचा रहे जी, हैं वहाँ जी, पर, धूम लेकिन मचा- वो तो विदेश में भी और विदेशी जमीन पर भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अब देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब वो चूंकि वो धार्मिक गुरु हैं, जी वो पॉलिटिशियन नहीं है, जी पॉलिटिशियन नहीं है। उनके विषय में कोई चर्चा करना यहाँ मैं इसलिए उचित नहीं मानता, क्योंकि अब धार्मिक गुरु हैं तो उन्हें तो अपना उस हिसाब से कहना है, उनको मजबूरी है उनकी, क्योंकि वो हिंदुस्तान को मतलब हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं या जो भी वो कह रहे हैं। लेकिन वो जी। चूंकि वो धार्मिक गुरु हैं, उनके विषय में हम लोग को टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और अच्छा। अगर ध्यान दे रहे हैं तो फिर मानना चाहिए, मैं तो इस पक्ष का हूँ। समन दे रहे हैं मंत्री जी, ये एक बड़ी खबर है। चलिए मंत्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत एबीपी लाइव पर आने के लिए। आप हम दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जी अखिल जी, आप लोगों से भी मुझे वार्ता करने का मौका मिला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एबीपी लाइव पर फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव, और एबीपी लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।